दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बीएसएनएल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था 2 वीक पहले, जिसका शीर्षक आपके सामने है। बीएसएनएल का टर्नअराउंड मिथ एक्सपोज्ड, बुक वैल्यू वर्सेस रियल वैल्यू, क्यों फिर घाटे में। ये वीडियो का टाइट शीर्षक था और इसमें मैंने बीएसएनएल का पूरा बैलेंस शीट समझाया था कि कैसे इन्फ्लेटेड बैलेंस शीट है, एक्चुअल जो रियल वैल्यू जो है वो बहुत कम है, सारा नोशनल है, स्पेक्ट्रम एंड एजीआर का। आपको याद होगा और मैंने आपको ये शीट भी दिखाई थी, ये बैलेंस शीट दिखाया था कि जिसमें इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट, टोटल एसेट और इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया, सरकार के पास कितना इक्विटी और लायबिलिटी कितना है, ये पूरा समझाया था। दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो उस पर्पस के लिए नहीं है। आज के वीडियो में एक आश्चर्यचकित मतलब एस्टोनिशिंग थिंग मैं आपको बताऊंगा कि बीएसएनएल कैसे सरकार का फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए हेल्प करती है, और वो कैसे हेल्प करती है वो सुन के आप वाकई भौचक्के के रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वही इस वीडियो का पूरा उद्देश्य है। अब दोस्तों इसको समझने के लिए दोस्तों आपको बजट समझना पड़ेगा, सरकार का कैसे बजट कैसे मैनेज होता है। बहुत सारा डेटा इसके लिए जरूरत पड़ा मेरे को एक्यूमुलेट करने के लिए। एक के बाद में डेटा को लेके आपको समझा के ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा किस तरह से जो रेवेन्यू होता है सरकार का और जो एक्सपेंस होता है वो किस तरह से डिफर करके सरकार जो है अपने बोरोइंग को कंट्रोल करती है। जैसी सरकार बोरोइंग को कम कंट्रोल करती है तो होता क्या है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो बैलेंस आउट हो जाता है, वो एब्रप्टली इंक्रीज नहीं होता बिकॉज ऑफ ए वेरी लार्ज आइटम विच इज स्पेक्ट्रम विच इज इंक्लूडेड। वो इंक्लूड हो जाता है सरकार के इनकम में। बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इंटेंजिबल एसेट, जो शेयर कैपिटल मैंने आपको बताया था, ये वाला जो चार्ट देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। इसको आप जो है पॉज करके देखिए पहले, फिर आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। दोस्तों ये सारा का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो चेंजेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर FY23, FY24, FY25 एंड FY26 यहां पे मैंने लिस्ट किया है इस कॉलम में। ये कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो पैसा, ये जो येलो मार्किंग आपको नजर आ रही है, ये रेवेन्यू की तरह सरकार के अंदर में ऐड हो जाता है। ये सरकार के अंदर में कि सरकार को इक्विटी मिलती है तो ये रेवेन्यू की तरह ऐड हो जाता है। इसके अंदर में स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, इसके अंदर में एजीआर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एजीआर को भी सरकार ने कैपिटलाइज किया हुआ है। अगर आप देखें यहां पे, ये पूरा डिटेल्स आपको इस शीट में मिल जाएगा। तो ये जो येलो है ये होता है इनकम में ऐड हो जाता है सरकार में। समझ में आया दोस्तों आपको? ठीक है, एजीआर भी और स्पेक्ट्रम भी जो सरकार ने बीएसएनएल को दिया और बीएसएनएल ने रिटर्न में सरकार को इक्विटी दे दिया और ये सरकार की अर्निंग हो गई, इनकम हो गया। और कहां रिफ्लेक्ट होता है दोस्तों? ये रिफ्लेक्ट होता है अदर कम्युनिकेशन सर्विस में, इस लाइन आइटम में। कौन सा? 6.06011275 ये वाला। और अगर आप ऊपर जाएंगे तो देखेंगे ये बजट, रिसिप्ट बजट है 2025-26। समझ में आ गया दोस्तों आपको? यहां तक तो समझ में आ गया। ये फरवरी में आया था 2025 में। ठीक है, अब दोबारा चलते हैं उस लाइन आइटम में अदर कम्युनिकेशन सर्विसेज में। ठीक है, अदर कम्युनिकेशन सर्विसेज इज पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट अर्न्स। वन इज रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो अदर कम्युनिकेशन सर्विस में नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। अब आपको मैंने बताया नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर में क्या होता है, जो कलेक्शंस होते हैं, लाइसेंस फी, स्पेक्ट्रम फी और बीएसएनएल के जो इक्विटी है जो सरकार लेती है बीएसएनएल से इन रिटर्न ऑफ स्पेक्ट्रम एंड एजीआर का जो उन्होंने नॉन कैश ट्रांसफर किया है, उसको दोबारा जो है इक्विटी की फॉर्म में ले लेती है और इसको यहां पे दिखा देती है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको यहां पे? अब इससे क्या होता है? इससे क्या होता है दोस्तों कि सरकार का जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो पोर्शन है, जो कि यहां पे देखिए ये वाला आइटम है, यहां पे टोटल इकोनॉमिक सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक पोर्शन है। ये नंबर जो है काफी इन्फ्लुएंस हो जाता है। देखिए 1.5 लाख करोड़, उसमें से 90,000 करोड़ कम्युनिकेशन सर्विस है और इसमें एक साइजेबल पोर्शन बीएसएनएल का इक्विटी होता है। यहां पे देखिए 1.74 लाख करोड़, इसके अंदर में जो है ये 1.23 लाख करोड़ था, इसमें साइजेबल पोर्शन बीएसएनएल का इक्विटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, यहां पे ये देखिए ये नंबर्स,
ये नंबर कितने साइजेबल है, 46,000 करोड़, 22,000 करोड़, 60,000, ऑलमोस्ट लाइक 64,000 करोड़, राइट। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये नंबर जो है यहां पे जाके ऐड हो जाते हैं। जब ये यहां पे ऐड हो जाता है तो आपका जो है टोटल इकोनॉमिक सर्विसेज वाला जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पोर्शन वो इन्फ्लेट हो जाता है। होता है कि नहीं? अब मैं आपको दिखाता हूं नॉन टैक्स रेवेन्यू है किधर। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये है आपका जीओआई का नॉन टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन। आप देखेंगे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो इकोनॉमिक सर्विस नेट है वो इधर है, इस लाइन आइटम में है ना। और अगर इसको मैं जो है एक्चुअल में कन्वर्ट करूं, एक्चुअल इन रुपीस लाख, तो आपको दिखेगा, लेट द चार्ट रिफ्रेश। तो आप देखिए एक्चुअल इन रुपीस लाख में इकोनॉमिक सर्विसेज का लास्ट ईयर जो है मार्च 2025 में सरकार ने कितना किया था, 1.48 लाख करोड़ किया था। और था कितना बजट के अंदर में इकोनॉमिक सर्विसेज लास्ट ईयर, ये कितना था, ये देखिए आपका एक मिनट, ये कौन सा ईयर है, ये जो है आपका मार्च, FY25, राइट, FY25 का नंबर है यहाँ पे। और FY25 में जो इकोनॉमिक सर्विसेज नेट था ये था 1.74। अब उन्होंने 1.74 नहीं किया, आप समझ रहे हैं ना, 1.74 नहीं किया। कितना किया इन्होंने किया लास्ट ईयर जो है एक्चुअल में कितना किया इकोनॉमिक सर्विस में, 1.48 लाख, ठीक है ना। तो 1.74 लाख से कम किया। तो अगर मैं इसको परसेंटेज ऑफ बजटरी एस्टिमेट देखूं तो कितना आया ये इकोनॉमिक सर्विसेज, 85.2%। समझ में आ गया आपको? तो ये है आपका इकोनॉमिक सर्विसेज। अभी आज तक सरकार ने कितना किया है, 75.12%। और बजटरी एस्टिमेट कितना है था उनका, बजटरी एस्टिमेट देख लेते हैं। बजटरी एस्टिमेट आपका था इकोनॉमिक सर्विसेज का 1.59 लाख, और 1.59 लाख आपको यहां पे दिखेगा, कहां गया, 1.59 लाख। इतना तक आपको समझ में आ गया कि नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होता है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में एक और पार्ट होता है आरबीआई का डिविडेंड, उसको अपन नहीं जाएंगे, वो तो बिल्कुल रियल कैश होता है। ये आपका उसमें से काफी सारा नॉन कैश आइटम होता है। अब ये हो गया आपके टोटल रेवेन्यू होता है सरकार का। अगर आप जाएंगे, मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूं, सरकार का जो टोटल रेवेन्यू होता है, ये देखिए, ये रेवेन्यू कहां गया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट्स। तो ये जो आपका जो इसमें ये देखिए, आपका ये टैक्स रेवेन्यू ये हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू ये हो गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो बजटरी एस्टिमेट है ये आपका 5.83 लाख करोड़ है, राइट। उसमें से कितना जो है आपका इकोनॉमिक सर्विस नेट से आता है, 1.58 लाख करोड़ आता है, ठीक है ना, देखिए। और ये नीचे जाएंगे तो कि 5.83 लाख करोड़ का जो है टोटल है कि नहीं। तो ये देखिए, दिख रहा है आपको यहां पे। तो ये एक बहुत ही सब्सटैंशियल नंबर है। और ये जब ऐड होता है, ऐड होने के बाद में आपका देखिए जो टोटल रिसीप्ट होता है, यहां पे टोटल सरकार का जो टोटल रिसीप्ट होता है, जिसके अंदर में टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट होता है, ये तीनों आइटम को मिला के ये आपका टोटल रिसीप्ट होता है, जो कि इस बार बजटरी एस्टिमेट है 34.96 लाख करोड़, ठीक है। आपको दिख रहा है यहां पे 34.96 लाख करोड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद में उसके अंदर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट इज इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर 50.65 लाख करोड़। और इसमें से अगर आप मतलब जो इनकम है और उसमें एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो आएगा आपका फिस्कल डेफिसिट का जो अमाउंट है वो है आपका 15.69 लाख करोड़। आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि कैसे फिस्कल डेफिसिट किया जाता है, और उसके अंदर में जो नॉन टैक्स रेवेन्यू में टेलीकम्युनिकेशन का पोर्शन का क्या हाथ है। तो आप ये बोल सकते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन के कारण, जो स्पेक्ट्रम के कारण जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू वाला पोर्शन थोड़ा इन्फ्लेट हो गया। तो आप बोलेंगे भैया तो इससे फिस्कल डेफिसिट जो है वो तो पॉजिटिव, वो तो मतलब इससे घट जाएगा बिकॉज अब नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है काफी बढ़ गया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सरकार को फिर एक्सपेंडिचर भी तो दिखाना पड़ता है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू तो उन्होंने बढ़ा लिया, सर इक्विटी लेके यहां से, कहां से इक्विटी लिया, ये वाला जो इक्विटी का जो टेबल मैंने दिखाया बीएसएनएल का, यहां से लेके बढ़ा दिया उन्होंने। पर एक्सपेंडिचर दिखाना पड़ेगा ना कि भाई मैंने एक्सपेंडिचर किया, इसको वो कैपेक्स में दिखा देते हैं। और कैपेक्स में दिखाने से क्या होता है दोस्तों, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन है जो कि 11.21 लाख करोड़ है, ये भी बढ़ जाता है साथ साथ। और मैं आपको दिखा देता हूं डीओटी का जो बजट वाला पोर्शन है, डीओटी का जो बजट है, टेलीकॉम बजट है, ये देखिए टेलीकॉम बजट, इसके अंदर में आपको दिखेगा कि ये जो
कैपिटल इन्फ्यूजन टू बीएसएनएल, ये आइटम जो है आपका, मैं और थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, इसको थोड़ा घटा देता हूं। ये देखिए, ये आपका जो है FY22 में कुछ नहीं था, FY23 में कितना था, 33.2 के करोड़ था। FY24 में कितना था, 64.7 के करोड़ जो है कैपिटल इन्फ्लेशन एक्चुअल हुआ था बीएसएनएल का। FY25 में 72.027 के करोड़ का एक्चुअल कैपिटल इन्फ्लेशन हुआ था, और FY26 में ये इसका जो एस्टिमेट है वो है 33.75 के करोड़, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो कैपिटल इन्फ्यूजन टू बीएसएनएल है, वो इसमें से हट जाता है, घट जाता है। किस में से घट जाता है, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये जो आपका अकाउंट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अकाउंट्स है, इसमें से ये कैपिटल इसमें जुड़ जाता है। जो 11.21 लाख करोड़ बता रहा था, उसमें से वो डीओटी का जो बीएसएनएल का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो जो स्पेक्ट्रम लिया उन्होंने, उसको कैपेक्स की तरह दिखा दिया, एजीआर को कैपिटलाइज कर दिया, तो इसमें ऐड हो जाता है। तो नेट जो है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और फिस्कल डेफिसिट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। बीएसएनएल का स्पेक्ट्रम के कारण फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेट नहीं होता। अब दोस्तों आप बोलेंगे ये क्या मतलब हुआ भाई, जब इनपुट आया आउटपुट भी चला गया, फिस्कल डेफिसिट में कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो बीएसएनएल का जो है कैसे जो है सरकार फिस्कल डेफिसिट मैनेज करती है, मैनिपुलेट करती है बीएसएनएल से। उसका रीजन ये है, मैं आपको बताता हूं, आपको समझ में आएगा। वो है फेज लैग। अब देखिए दोस्तों, मैंने सीजीए के अकाउंटिंग वाला जो आपका जो अकाउंटेंट होता है, वो मेंटेन करते हैं मंथली बेसिस में सरकार कैसे स्पेंड करती है, वो मैं दिखाता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैपिटल अकाउंट्स। ये देखिए, ये वाला जो है आपको अक्टूबर तक का डेटा जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के साइट में अवेलेबल है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहां दे रखा है। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, एक्चुअल का मैं रुपीस लाख में ले लेता हूं, रुपीस लाख में, लेट द चार्ट रिफ्रेश, और आपको दिखेगा कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है रुपीस लाख में, ये देखिए डीओटी का एक्चुअल रुपी एक्सपेंडिचर, नॉट ऑल, कैपिटल में जाता हूं मैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तभी आपको डीओटी नजर आएगा। ये देखिए, ये अब देखिए, ये एक्सपेंडिचर तो कुछ भी नहीं है, 0.16 के करोड़, लाख करोड़। अभी तक उन्होंने 0.18 लाख करोड़ किया है, इतना ही किया है। बट इसके हिसाब से इस पूरे जो शीट में दिखा रहा था आपको दोस्तों, इसके हिसाब से तो 50,000 करोड़ की इक्विटी ले चुकी है सरकार। तो वो पैसे गए कहां? 50,000 करोड़ का सरकार इक्विटी ले चुकी है, क्योंकि ये जो एसेट है 1.5 लाख करोड़ से बढ़ के जो है 2 लाख करोड़ तो हो गया। पर आपका यहां देखिए, जो मंथली एक्सपेंडिचर है डीओटी का, ये तो जो है सिर्फ 0.18 लाख करोड़ से, तो 50,000 करोड़ गए कहां? दोस्तों होता क्या है, ये डीओटी एंड ऑफ द ईयर मार्च में बुक करेगी। भाई पैसे तो ले लिया उन्होंने, और आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ा दिए। देखिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू का मैं एक्चुअल स्पेंड दिखाता हूं आपको। नॉन टैक्स रेवेन्यू में एक्चुअल में आपको दिखा देता हूं कि ये जो आपका जो है इकोनॉमिक सर्विस नेट है, ये देखिए, ये बढ़ के 1.19 लाख करोड़ हो गया। और इकोनॉमिक सर्विस नेट कितना होना चाहिए था, इकोनॉमिक सर्विस नेट कितना होना चाहिए था, ये देखिए यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे ये वाला बजट का FY26 में कितना होना चाहिए था, 1.58 लाख करोड़ होना चाहिए था, है ना। और कितना दिखा रहे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में यहाँ पे, 1.1 लाख करोड़। तो काफी हद तक जो है, परसेंटेज में निकाल देता हूं मैं, परसेंटेज ऑफ एक्चुअल, देखिए एक्चुअल ऑफ बजटरी एस्टिमेट दिखा लेता हूं आपको मैं। तो कितना हो गया, 75.12% तो उन्होंने बुक कर दिया। बट जो एक्सपेंडिचर किया उन्होंने, जो मैं आपको दिखा रहा था, जो डीओटी के बजट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको आप देखेंगे, और मैं इसको परसेंटेज ऑफ एक्चुअल दिखाता हूं, मैं परसेंटेज ऑफ बजटरी एस्टिमेट दिखा देता हूं, तो आप देखेंगे कितना स्पेंड किया उन्होंने, सिर्फ 34.6% स्पेंड किया। क्यों नहीं स्पेंड किया, बाकी कहां गए? भाई आपने बुक तो कर दिया। देखिए बुक क्यों किया, मैंने आपको बता रहा हूं क्यों किया बुक। फिर से दोबारा देख लेते हैं आपका 72.12% तो उनका बुक हो गया ऑफ द बजटरी एस्टिमेट। बट दिखा कितना रहे हैं, कितना स्पेंड हुआ, सिर्फ 35.23% दिखा रहे हैं। अब इसीलिए करते हैं दोस्तों, इसको देख के आपको पता चलेगा, यहां पे देख के पता चलेगा। मार्च 2025 का नंबर देखिए, यहां पे देखिए जो नंबर था
नवंबर 2024, दिसंबर 2000, जनवरी टू फरवरी में कितना कम बुक किया था उन्होंने, फिर अचानक जो है सारा बुक कर दिया एंड ऑफ द ईयर मार्च में बुक कर दिया ना। यही हाल यहां पे भी होने वाला है। यहां पे भी आखिरी में, जैसी वो आखिरी में पहुंचेंगे, पूरा 100% बुक कर देंगे। अब दोस्तों इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे दोस्तों फर्क ये पड़ेगा जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो देखेंगे, अकाउंट स्टेटमेंट देखेंगे, जहां पे ये देखिए, ये वाला जो स्टेटमेंट कहां गया, ये वाला अकाउंट स्टेटमेंट देखेंगे, इसमें आपको दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूं कि एक मिनट, लेट द चार्ट रिफ्रेश। इसमें आपको दिखाऊंगा जो एक्चुअल नंबर हो रहा है, जो एक्चुअल फिस्कल डेफिसिट का नंबर है, वो 8.25 लाख करोड़ है। कहां पे? इन अक्टूबर 2025। इतना ही है ना, 8.25 लाख करोड़ दिख रहा है आपको एक्चुअल फिजिकल डेफिसिट। अब ये जो एक्चुअल फिजिकल डेफिसिट 8.25 लाख कैसे आया? क्योंकि मेरा रेवेन्यू तो पूरा बुक हो गया, पर मेरा एक्सपेंडिचर उतना नहीं हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज गवर्नमेंट ने दिखाया नहीं, वो आखिरी में करेंगे। तो इसीलिए जो बोरोइंग सरकार को करनी पड़ी वो सिर्फ 8.25 लाख करोड़ करनी पड़ी। इसलिए जो सरकार जो बोरो करती है, मैं आपको दिखाता हूं कहां से जो है बोरो करती है। ये देखिए, ये है आपका जो ये वाला नहीं, जो आपका बोरोइंग होती है वो कहां गया? हाँ, ये बोरोइंग है। ये देखिए, ये फाइनेंस करती है। तो ये फाइनेंस में, ये भी चार्ट को रिफ्रेश हो जाने दीजिए। तो इसमें देखिए कितना सरकार ने बोरो किया, 8.25 लाख करोड़ बोरो किया। और बोरोइंग का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो मार्केट बोरोइंग होता है, मार्केट से बोरो करती है। 5.57 लाख करोड़ सरकार ने मार्केट से बोरो किया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर सरकार ने बुक कर दिया होता कैपिटल एक्सपेंडिचर बीएसएनएल का, तो ये जो है आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया होता। और बढ़ने से क्या होता? क्योंकि एक्सपेंस हो गया, रेवेन्यू जनरेट हो गया, एक्सपेंस होगा, तो नेचुरली एक्सपेंस ज्यादा हो गया, तो आपका फिस्कल डेफिसिट जो है बढ़ गया होता। तो आपको फाइनेंस जो है ज्यादा करना पड़ता। और जब आप फाइनेंस ज्यादा करते तो डिमांड ऑफ लोन, मार्केट बोरोइंग जो है वो बढ़ जाता, और मार्केट बोरोइंग बन जाता तो इंटरेस्ट में फर्क आ जाता। और आरबीआई को जो है इंटरेस्ट रेट कम करने का मौका नहीं मिलता, बिकॉज डिमांड फॉर मनी, लिक्विडिटी बढ़ जाती, क्योंकि सरकार का बोरोइंग काफी ज्यादा होता है। तो 50,000 करोड़ का भी अगर फर्क आ गया बिकॉज ऑफ द बीएसएनएल का जो कैपेक्स है और स्पेक्ट्रम उन्होंने नहीं बुक करा, उससे इसमें फर्क आ जाता काफी हद तक। और इससे फर्क आके इसमें जो है क्यूमुलेटिव जो है इंपैक्ट होता। तो ये आखिरी में करते हैं, जब तक मार्केट को जो है तब तक कुछ और नंबर्स आ जाते हैं, और उसको मतलब मैनेज करने के लिए उनको टाइम मिल जाता है। वो हर साल नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर उन्होंने किया था, ये मैं आपको बता रहा था ना, लास्ट ईयर का अगर नंबर देखेंगे तो लास्ट ईयर में यही हुआ था। देखिए इकोनॉमिक सर्विस नेट में आपको दिखा रहा था ना मैं आपको, कहां गया वो नंबर, ये देखिए डीओटी का कुछ भी उन्होंने वो नहीं किया था, आपने बुक नहीं किया था, आखिरी में उन्होंने 100% बुक कर दिया मार्च ऑफ FY25 में, है ना, परसेंटेज ऑफ बजटरी एस्टिमेट पूरा बुक कर दिया। यहां पे भी यही होने वाला है। इससे क्या हुआ कि इनका कैपेक्स हुआ नहीं, रेवेन्यू आ गया, तो मार्केट बोरोइंग जो है वो कम हो गई। मार्केट बोरोइंग कम हो गई तो आरबीआई को खेलने का मौका मिल गया। नहीं तो फिर डीओटी को बहुत ज्यादा बोरो कर 50,000 करोड़ एक्स्ट्रा बोरो करना पड़ता। वो आखिरी में करेंगे, तब तक वो नंबर्स जो है चेंज हो जाएंगे, और नया बजट आ जाएगा तो रीबैलेंसिंग करने के मौका मिल जाएगा। और वो हर साल नहीं करते हैं दोस्तों, लास्ट ईयर किया था उन्होंने, हो सकता है कि इस साल भी ऐसा ही करे। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि इससे जो है सरकार को अपना फिस्कल डेफिसिट मैनेज करने के लिए बहुत बढ़िया मौका मिल जाता है। बिकॉज फाइनेंस वाला जो पोर्शन है, जो कि मार्केट बोरोइंग 5.57 लाख करोड़ का बोरोइंग किया मार्केट में ऑफ द टोटल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ 8.25 लाख करोड़, इससे सरकार को एक मौका मिल जाता है कि रेवेन्यू ना बुक किया जाए, मतलब जो आपका मतलब रेवेन्यू तो बुक कर लिया जाए, कैपेक्स ना शो किया जाए। और कैपेक्स कब शो किया जाए? कैपेक्स शो किया जाए आखिरी में। ये है मुझे लगता है खेल। इससे जो है सरकार अपना जो, क्योंकि इट इज अ साइजेबल अमाउंट, 50,000 करोड़ इज अ साइजेबल अमाउंट, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ये कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं। देखिए 1.5 लाख करोड़ से बढ़ के 2 लाख करोड़ हो गया। तो ये है जो है हाउ बीएसएनएल इज हेल्पिंग सरकार इन मैनेजिंग फिस्कल डेफिसिट, फाइन फिस्कल डिसिप्लिन। क्योंकि लोन कम लेना पड़ रहा है तो मार्केट में लिक्विडिटी की जो है क्रंच नहीं होता, धीरे धीरे बैलेंस आउट करना है। जैसे जैसे वो अपना
उनका होता है, उसी तरह से वो इसको एक्सपेंडिचर को दिखा सकते हैं, है ना दोस्तों। आपको मजा आया? आपको कोई कमेंट हो तो बताइए। मेरा तो ये इकोनॉमिक एनालिसिस है, बड़ी मुश्किल से इतना डेटा एग्रीगेट करके मैं आपको दिखा रहा हूं, नहीं तो इतना मुश्किल है इसको करना, है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे चार्ट्स मेरे को दिखाने पड़ते हैं, इनपुट आउटपुट, इनका डीओटी का बजट, ये सब कुछ निकाल के मेरे को एसिमुलेट करना पड़ा, तो काफी मतलब इट इज नॉट एन ईजी थिंग टू डू। तो बट मेरे को लगता है कि मैं काफी हद तक सही हूं, हो सकता है कि इसमें शायद गलती भी हो, मुझे नहीं लगता, पर मैंने बहुत मेहनत करके बहुत डेटा एग्रीगेट करके इस वीडियो को बनाया है। आप क्या समझते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और कुछ अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ठीक नहीं बोल रहा हूं, इसमें कुछ एरर्स हैं, ये ठीक नहीं है, तो वो भी बताइए, मेरे को सीखने में मिलेगा, मैं कुछ सीख जाऊंगा आप लोगों के, जो मेरे ऑनरेबल और जो लर्नेड जो दर्शक हैं उनसे मैं कुछ सीख जाऊंगा, तो मेरे को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।